नमस्कार आप सभी को। इससे पहले वाली सीरीज़ में हम लोगों ने शुगर यानी मधुमेह के कारणों के बारे में चर्चा किया था और आशा है कि वह आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। नो योर सीरीज़ के इस दूसरे वीडियो में आज हम लोग जो शुगर है उसके उपचार और सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि शुगर की दशा में क्या क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं और क्या क्या हमें प्रिकॉशन रखने चाहिए, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आशा है कि ये भी ऐसे ज़रूरतमंद साथियों को उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं जीवन शैली की। अगर हम मधुमेह के शिकार हो गए हैं, यानी कि हमें शुगर डेवलप हो गया है, तो भी ये जीवन शैली अपनाना ज़रूरी है। और वैसे भी अगर हमें शुगर की स्थिति नहीं है लेकिन सामान्य रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी यह जीवन शैली काफ़ी उपयोगी है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो स्वस्थ जीवन शैली है एक स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति के लिए, वही जो मधुमेह का रोगी है उसके लिए भी वही जीवन शैली अप्लाई होती है। और इसमें सबसे पहला है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः खुली हवा में टहलना चाहिए, जिसको हम लोग मॉर्निंग वॉक कहते हैं। तो वेल एरेटेड कंडीशन में यानी खुले में हवादार स्थिति में टहलना चाहिए। इसके साथ ही साथ उचित व्यायाम। अब यहाँ पर ये ज़रूरी है कि अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है तो उसके लिए व्यायाम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कौन सा व्यायाम उसके लिए उपयोगी होगा, ये अपने डॉक्टर की सहायता से जैसा कि शारीरिक स्थिति है उस हिसाब से उचित व्यायाम करना चाहिए। ना ही बहुत ज़्यादा व्यायाम उपयोगी होगा और ना ही बिल्कुल बहुत हल्का व्यायाम। तो जितना हमारा शरीर अलाउ करे, चूँकि ये होता है कि जब शुगर विकसित हो जाता है तो शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है और जो रुधिर में ग्लूकोज है उसके उपयोग की क्षमता धीमी पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में बहुत हार्ड व्यायाम करना भी उपयोगी नहीं होगा और वो हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे में जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जिनसे आप सलाह ले रहे हैं उनसे सलाह लेकर ही उचित व्यायाम अपनाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ प्रतिदिन योगा एवं प्राणायाम इनमें काफ़ी उपयोगी होता है। और ऐसा देखा गया है कि ऊपर की ये तीनों बिंदुओं से सुबह टहलना, उचित व्यायाम, योगा और प्राणायाम, इन तीनों से जो हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें काफ़ी सुधार होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके साथ ही साथ दूसरी दवाएं जो ले रहे हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती हैं अगर हम एक उचित जीवन शैली अपनाते हैं। तो मतलब एक तो वैसे भी हमारे शरीर पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, दूसरी चीज़ जो दवाएं हम ले रहे हैं वो ज़्यादा मजबूती से काम करती हैं अगर हम एक अच्छी जीवन शैली अपनाते हैं। शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली अपनानी चाहिए, यानी कि हमारा जो काम करने का तरीका है उसमें कुछ फिजिकल वर्क ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्यवसाय, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, हमें स्थिर होकर बैठ के काम करना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो है नकारात्मक असर डालता है हमारे शरीर की कोशिकाओं के ग्लूकोज के उपयोग पर, और यही जीवन शैली धीरे धीरे हमें एक बीमारी की तरफ ले जाती है। लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सभी बीमारियों की जड़ है, वो है तनाव। तो हमें अक्सर जो हमारी आम जीवन शैली है या रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें तनाव को हटाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे भी जो तरीके हो सकते हैं इस पर उचित विचार करके हमें स्ट्रेस से बचना चाहिए। और अगर हम अपने से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें किसी एक्सपर्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए। तनाव हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है और यह न केवल मधुमेह बल्कि हृदय रोग, मोटापा जैसी कई समस्याओं को जन्म देता है और ये पूरा रोग का एक पैकेज लेके आता है। दूसरी चीज़ यह है कि जितना हो सके हमें नशा मुक्त जीवन शैली अपनानी चाहिए।
विभिन्न प्रकार के व्यसन भी शरीर के लिए नुकसानदेह हैं, वह हमें अंदर से कमज़ोर बनाते हैं और मधुमेह या इसके जैसी दूसरी बीमारियों के प्रति हम ज़्यादा उनके खतरे में आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ये सारी बातें ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से हम डायबिटीज़ या इससे संबंधित दूसरी बीमारियों को हराने में सफल होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि एक मधुमेह का जो मरीज है या जो प्री डायबिटिक मरीज हैं उनका भोजन कैसा होना चाहिए, और भोजन को लेके काफ़ी अभी जागरूकता नहीं है लोगों में, मतलब बहुत कम परसेंटेज ऐसे हैं जो इसके बारे में जागरूक हैं। लेकिन यह मधुमेह को लेकर उसके ट्रीटमेंट को लेकर और उसमें सुधार को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि जागरूकता के अभाव में लोग बहुत ज़्यादा परहेज करने लगते हैं और उसका असर ये होता है कि शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है। देखिए, हमें डायबिटीज़ को नियंत्रित करना है, यानी जो एक्सेस ग्लूकोज बन रहा है हमारे रुधिर में उसको कंट्रोल करना है। लेकिन शरीर को चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट तो उतनी ही बनी है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए उनकी आपूर्ति ज़रूरी है। तो ऐसे में हमारा भोजन इस तरीके की हो कि हमें ग्लूकोज तो अपने हिसाब से संतुलित मात्रा में मिले, लेकिन बाकी चीज़ें भी उनकी आपूर्ति मिलती रहे, जैसे मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, विभिन्न प्रकार के विटामिन्स हैं। तो इनमें जो है अगर हम फल, जो ताज़े फल, जो मौसमी फल आते हैं, हरी सब्जियां और सलाद अपने भोजन में शामिल करते हैं तो इनसे पर्याप्त मात्रा में हमें विटामिन्स और मिनरल्स प्राप्त होते रहते हैं। साथ ही जो दूसरे तरीके के पोषक तत्व हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, वो भी मिलते रहते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है। जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो भी मिलते रहते हैं, तो इससे एजिंग इफेक्ट कम होता है और हम अंदर से ज़्यादा स्ट्रांग बने रहते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जो शुगर का मरीज़ है उसे अधिक कैलोरी युक्त यानी ज़्यादा मीठे फलों एवं दूसरे अन्य मीठे खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। ज़्यादा मीठे फलों में जैसे आम है और इस तरीके के अनार हैं, जो कि सीधे पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज उपलब्ध कराते हैं, रुधिर में इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और तत्काल ही रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाते हैं। तो ऐसे फलों को ऐसे फलों के सेवन से बचना चाहिए, बल्कि इनके अल्टरनेटिव के रूप में बहुत सारे फल हैं, जैसे बेर है, सेब है। इस तरीके के फलों का उपयोग करके हम जो है एक स्वस्थ जीवन शैली बना सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि अधिक तली भुनी मसालेदार चीज़ों से भी परहेज करना चाहिए। जो ज़्यादा तली भुनी चीज़ें हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होता है और ये जो हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र है उनके लिए भी नुकसानदेह होती हैं। यानी कि जो हृदय रोग हैं, जिसमें रुधिर दाब है यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में ये चीज़ें काफ़ी नुकसानदेह हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर, मोटापा और जो शुगर है, इनका आपस में एक संबंध है। तो अधिक तली भुनी चीज़ों और मसालेदार चीज़ों से भी हमें परहेज करना चाहिए। कभी कभी थोड़ा बहुत तो उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से और बड़ी मात्रा में उपयोग करना ये निश्चित रूप से हमें नुकसानदेह होगा। चौथी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अंकुरित अनाज, जैसे चना, मूंग एवं कम वसायुक्त पदार्थों का सेवन इसमें उपयोगी साबित हो सकता है। यानी कि अगर हम नाश्ते में जो अंकुरित अनाज हैं या जिसे हम होल ग्रेन फूड कहते हैं, जिनमें पूरे के पूरे अनाज प्रयोग में लाए जाते हैं बिना उनको पीसे हुए, उनको तोड़े हुए, तो होल ग्रेन, लेकिन इनमें ये ध्यान देना है कि कम वसायुक्त होने चाहिए। जैसे मूंगफली, सोयाबीन, ये सब काफ़ी वसायुक्त पदार्थ हैं। इनकी जगह पर कम वसायुक्त चीज़ें जैसे चना है, मूंग है, गेहूं है, इन सारी चीज़ों को अंकुरित करके लेने से इनमें हमें विटामिन भी मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं और इनमें टमाटर वगैरह मिला के अगर लिया जाए तो एक अच्छा नाश्ता बन जाते हैं और हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। तो मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए और इससे बाहर निकलने के लिए
एक उचित आहार को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो डाइटिशियन होते हैं या जो एक्सपर्ट हैं हमारे, उनसे भी सलाह लेना काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की उनके शरीर के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उस हिसाब से ही अपने डाइट को प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है औषधियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इंसुलिन जो हमारा मधुमेह की बीमारी है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, इन दोनों में जो पहली औषधि है वो है इंसुलिन। और इंसुलिन, चूँकि इंसुलिन की कमी से ही यह रोग होता है, तो इंसुलिन को इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। और आज के समय में इंसुलिन की कई ऐसी वैरायटियाँ उपलब्ध हैं जो रोगी की स्थिति के हिसाब से प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इनमें जो पहला है वो है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, यानी तेज़ी से काम करने वाला इंसुलिन। और यह इंसुलिन जो है इट स्टार्ट एक्शन विथिन 5 मिनट्स ऑफ इंजेक्शन। जो रैपिड एक्टिंग कैटेगरी का इंसुलिन होता है, ये इंजेक्शन के 5 मिनट के भीतर ही रुधिर में पहुंच जाता है और काम शुरू कर देता है, तथा एंड रीच एट पीक एक्शन इन अबाउट 1 आवर्स। और अगले 1 घंटे के दौरान ये अपनी पूर्ण क्षमता में आ जाता है, यानी कि अपने पूरे क्षमता के साथ काम करने लगता है। तो इस कैटेगरी का जो इंसुलिन है उसे हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं। अगर हमें तत्काल ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने की ज़रूरत है या रोगी इस हिसाब से है, तो उसमें रैपिड एक्टिंग इंसुलिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। और इस प्रकार का जो इंसुलिन है वो इंजेक्शन लेने के अगले कुछ घंटों तक इसका असर रहता है। दूसरा है स्लो एक्टिंग इंसुलिन। इस प्रकार का जो इंसुलिन है वो इंजेक्शन लेने के 25 से 30 मिनट बाद ये रुधिर में प्रेजेंट होना शुरू होता है, यानी इसका प्रभाव शुरू होता है। और अपनी पूर्ण क्षमता में आने में इसे 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, व्यक्तिगत हिसाब से। किसी में 2 घंटे या किसी में 2 से ऊपर 3 घंटे तक, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग समय हो सकता है। और यह जो है वो अगले 5 से 6 घंटे तक इसका प्रभाव शरीर में बना रहता है, यानी अगले 5 से 6 घंटे तक यह जो शुगर है उसको नियंत्रित कर सकता है। तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन हो गया, स्लो एक्टिंग इंसुलिन हो गया। और आगे देखते हैं कुछ और कैटेगरियां हैं इस तरीके के इंसुलिन की। तीसरी जो कैटेगरी है वो है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इस प्रकार का जो इंसुलिन है, इनमें एक प्रकार का प्रोटीन मिला होता है जिसको हम प्रोटामिन कहते हैं। प्रोटामिन जो है इसको जो रुधिर में पहुंचने की दर है उसको धीमा करता है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट रेंज का कहते हैं। और ये चूँकि स्लो उपस्थित होता है रुधिर में, तो इसका जो प्रभाव है वो बड़े लंबे समय तक शरीर में बना रहता है, यानी कि 10 से 12 घंटे तक इसका असर शरीर में रहता है, जो इंटरमीडिएट स्तर का इंसुलिन है। और चौथा जो है वो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, यानी कि जो बहुत लंबे समय तक असरदार होता है। इट इंटर्स इनटू ब्लड इन 1 to 2 आवर्स। ये 1 से 2 घंटे में रुधिर में उपस्थित होता है। और जो इसका असर है वो लगभग में 24 घंटे, यानी कि प्रतिदिन केवल 1 इंजेक्शन लेने से ही जो हमारे रुधिर का ग्लूकोज का स्तर है वह नियंत्रित होता है। अब जो ये 4 कैटेगरी के इंसुलिन है, यानी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, स्लो एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, यह जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो रोगी की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के इंसुलिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसा रोगी की स्थिति होगी और उनमें ग्लूकोज का स्तर किस हिसाब से घटता बढ़ता है, उस हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के इंसुलिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट लेवल का जो है ट्रीटमेंट। इसके अलावा ट्रीटमेंट में कुछ खाने वाली गोलियां भी होती हैं, यानी ओरल मेडिकेशन भी दिया जाता है। और ख़ासकर ये जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ में उपयोगी होते हैं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है हमारा, वो चूँकि उसमें इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो रहा होता है और इंसुलिन उत्पादन करने वाली कोशिकाएं हमारी इम्यून सिस्टम द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, तो उसमें जो ओरल मेडिकेशन है उसके
ऑप्शन कम होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में इसके ऑप्शन ज़्यादा हैं। तो इसमें पहला यह है कि जो पहले तरीके की दवाएं हैं, फॉर इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी टू इंसुलिन इन टाइप 2, जो टाइप 2 प्रकार का डायबिटीज है। और इसमें हमने पहले बताया था कि जो इस प्रकार के रोगी हैं उनमें उनके शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन को पहचानना बंद कर देती हैं। यानी कि अग्न्याशय से इंसुलिन का स्राव तो पर्याप्त मात्रा में होता है और इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में रुधिर में होता है, लेकिन उसको पहचान कर उसका उपयोग करने की क्षमता कोशिकाओं में खत्म हो जाती है। इसलिए इंसुलिन घूमता रहता है, फिर भी कोशिकाओं पर कोई असर नहीं होता और ग्लूकोज का स्तर बढ़ता रहता है। तो इसके लिए कुछ ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो हमारी कोशिकाओं की सेंसिटिविटी को इंसुलिन के प्रति बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे कोशिकाएं इंसुलिन को फिर से पहचानने लगती हैं और उनको बांधने लगती हैं, बाइंड करती हैं, और इस तरीके से ग्लूकोज के उपयोग करने की क्षमता उनमें फिर से उपस्थित हो जाती है। तो पहला जो है वो कोशिकाओं की सेंसिटिविटी को बढ़ाने वाली दवाएं होती हैं। दूसरा जो है फॉर इंक्रीजिंग सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स। अगर रोगी की दशा ऐसी है कि उसमें ग्लूकोज ज़्यादा है, लेकिन जो ग्रंथियां हैं लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल्स जो हैं, जहाँ से इंसुलिन स्रावित होता है, वहाँ से इंसुलिन का स्राव कम हो गया है, तो इस प्रकार की दवाएं इंसुलिन के स्राव को बढ़ाने वाली होती हैं। यानी कि इस प्रकार की दवाएं दी जाती हैं जिससे जो उनको प्रेरित करें ज़्यादा इंसुलिन के स्राव के लिए। तो इस तरीके से भी रोगी में अधिक इंसुलिन का स्राव होता है और जो हमारा डायबिटीज़ है वो नियंत्रित हो जाता है। तीसरा जो स्तर है फॉर स्लोइंग डाइजेशन। जो तीसरी रणनीति होती है वो ये कि जो भोजन हम कर रहे हैं उसका डाइजेशन स्लो कर दिया जाए। तो अगर डाइजेशन स्लो होगा तो धीरे धीरे भोजन पचेगा और धीरे धीरे ही यह पचा हुआ भोजन अवशोषित होके हमारे रुधिर में जाएगा। तो सडनली जो एकाएक रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ जाती है भोजन करने के पश्चात, तो वो काफ़ी हद तक नियंत्रित होगा और जो हमारा इंसुलिन का स्राव कम हो गया है उसी स्तर से ही वह नियंत्रित होता रहेगा। तो यह तीसरा रणनीति है जिनमें जो तीसरे प्रकार की दवाएं हैं वो डाइजेशन को स्लो करने के लिए दी जाती हैं। और चौथा जो दवाएं हैं वो फॉर स्लोइंग द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीवर। देखिए, जब हम भोजन कर लिए होते हैं और 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जब उसका पाचन समाप्त हो जाता है, अक्सर हम 5-6 घंटे बाद फिर भोजन लेते हैं, तो इस दौरान जो नॉर्मल प्रक्रिया है वो यह है कि भोजन से पचने के बाद जो ग्लूकोज पहुंचा है वह जो है वो कोशिकाएं कुछ अपने अंदर ग्रहण कर लेती हैं और शेष जो अधिक मात्रा है वह लीवर में स्टोर हो जाता है। जब भोजन हमारा पच जाता है यानी आंतों से सप्लाई खत्म हो जाती है, तो उस दौरान फिर चूँकि ग्लूकोज का तो उपयोग बॉडी बराबर करता रहता है, तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा घटने लगती है और ऐसे में जो लीवर में ग्लूकोज स्टोर हुआ है वह लीवर फिर उसे वापस रुधिर में भेजने लगता है ताकि एक स्तर तक ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बनी रहे। तो कुछ ऐसी दवाएं भी दी जाती हैं जो मधुमेह के रोगी हैं ताकि जो है जो लीवर से ग्लूकोज रिलीज हो रहा है वो धीमे धीमे रिलीज हो ताकि एकाएक रुधिर में उसकी मात्रा ना बढ़ सके। तो मतलब ये कुछ और रणनीतियाँ हैं। इंसुलिन तो सीधे ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है और टाइप 1 में जहाँ पर बिल्कुल स्राव नहीं हो रहा है इंसुलिन का, यानी कि ग्रंथियाँ ही नष्ट हो चुकी हैं, वहाँ पर तो इंसुलिन ही एकमात्र, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ही एकमात्र विकल्प होता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में अलग अलग स्तर से ये निर्धारित किया जाता है कि किस प्रकार का रोगी है, यानी कि उनमें क्या खान पान ऐसा है, मोटापे की स्थिति ऐसी है कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रुधिर में पहुंच रहा है तो डाइजेशन को स्लो करने वाली दवाएं दी जाती हैं, या लीवर से ग्लूकोज को रिलीज होने की प्रक्रिया को धीमा करने वाली दवाएं दी जाती हैं, या फिर एक उचित जीवन शैली को बताते हुए इंसुलिन के स्राव को प्रेरित करने वाली दवाएं दी जाती हैं, या फिर अगर ऐसा है कि इंसुलिन का स्राव पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, सेंसिटिविटी नहीं रह गई है, तो उस सेंसिटिविटी को रिस्टोर करने वाली दवाएं दी जाती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्तर पर जो है वो रोगियों का उपचार होता है इसमें।
अब आइए आगे देखते हैं कि इसके अलावा क्या विकल्प है जो हमारा शुगर के इलाज के लिए। देखिए जो है वो रोग के इलाज के लिए दवाएं लेने के साथ साथ टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमें ये पता चला कि हम प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं या हमें डायबिटीज़ हो गया है और ज़्यादा स्तर तक नहीं बढ़ा है, केवल हमारे चिकित्सक ने हमें अपनी जीवन शैली बदलने के लिए और खान पान में थोड़ा सा हिसाब से करने के लिए सलाह दी है। तो ऐसे में समय समय पर हमें अपने जो रुधिर के ग्लूकोज का स्तर है उसका टेस्ट कराना ज़रूरी होता है, ताकि जो इम्प्रूवमेंट शरीर में हो रहा है उसका पता चले। यानी कि क्या ये जीवन शैली अपनाने के बाद, खान पान नियंत्रित करने के बाद क्या मतलब ये काम कर रहा है, जो स्तर बढ़ा था वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम सुधार की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसके लिए टेस्ट कराना ज़रूरी है। तो जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए भी, और जो प्री डायबिटिक कंडीशन में आ गए हैं यानी कि जिनका ग्लूकोज का स्तर 140 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम के बीच में पाया गया है, उनके लिए भी समय समय पर जांच करना ज़रूरी होता है। जो मधुमेह के रोगी हैं उनको उचित जीवन शैली, खान पान अपनाने के पश्चात प्रत्येक महीने टेस्ट कराना आवश्यक होता है, जिससे वो इसको जो है इस पर बिल्कुल नज़र रख सकें कि उनके शरीर की स्थिति में ग्लूकोज की क्या स्थिति चल रही है। जो प्री डायबिटिक मरीज हैं, व्यक्ति हैं, उनको भी प्रत्येक 6 महीने में, या जो चिकित्सक महोदय जो सलाह दे रहे हैं उसके हिसाब से 3 महीने में या हर महीने, जैसा भी चिकित्सक आपका सलाह दे रहा है उस हिसाब से आपको टेस्ट करा के उस पर नज़र रखनी चाहिए। तो ये जो है टेस्ट भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें कतई हमें निश्चिंत होकर या आलस करके नहीं बैठना चाहिए कि अब तो हमने सब सही कर लिया है और अब हमारा ठीक होगा। देखिए, एक बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम मधुमेह के प्रति सजग रहे, उसके प्रति सावधान रहे, तो हम ये बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं होगा हमारे लिए, और हम एक स्वस्थ होके नियमित अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन ये बीमारी तब ज़्यादा खतरनाक साबित होती है जब हम इसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं और इसको नज़रअंदाज करते हैं। तो अगर हमें कहीं भी, अगर हम प्री डायबिटिक स्टेज में आ रहे हैं या शुगर की स्थिति का पता चल रहा है, तो इसके प्रति सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो भी चीज़ें अपनानी चाहिए, चाहे वो खान पान का हो या जीवन शैली हो या टेस्ट हो, उसमें कतई कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यारोपण। जो आज का चिकित्सा विज्ञान है वो काफ़ी एडवांस हो गया है, और बाकी जो रोग हैं उनके समान ही इनमें भी प्रत्यारोपण की तकनीक विकसित हो गई है, जिनमें हम खासकर टाइप 1 प्रकार के मरीजों में, जिनमें जो इंसुलिन के स्राव करने वाली कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो चुकी हैं, तो इस प्रकार के रोगियों में अग्न्याशय का प्रत्यारोपण किया जाता है। यानी स्वस्थ कोशिका जो ग्रंथि वाली हैं उनको इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिससे कि फिर से उन कोशिकाओं के द्वारा ऐसे रोगी में स्राव शुरू हो जाए। लेकिन इसके कुछ हानियां भी हैं, या इसका दूसरा पहलू भी है, क्योंकि जैसा आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम कोई बाहर से हमारे शरीर में ट्रांसप्लांट होता है, प्रत्यारोपण होता है, तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसको बाहरी वस्तु मान के उसको नष्ट करने का प्रयास करता है। ऐसे में उसको हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से बचाने के लिए कुछ इम्यूनो डिप्रेसेंट दवाएं हमें जीवन भर लेनी होती हैं। अगर हम कोई भी प्रत्यारोपण करा रहे हैं, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो, लीवर ट्रांसप्लांट हो, या अग्न्याशय ट्रांसप्लांट हो, पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट हो, इन ऐसे में हमें कुछ हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को दबाने वाली, उसको रोकने वाली कुछ ऐसी दवाएं लेनी पड़ती हैं, ताकि जो इम्प्लांट हुआ ऑर्गन है उसको हमारा प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट ना करे और उसको स्वीकार करे। तो अगर हम प्रत्यारोपण इसलिए बहुत पॉपुलर नहीं है क्योंकि अगर हम इंसुलिन या दूसरे प्रकार की जो चीज़ें हैं उससे बचने के लिए प्रत्यारोपण करा रहे हैं, तो उसके साथ ही साथ एक दूसरी दवा हमें जीवन भर लेनी पड़ती है, जिसको हम
इम्यूनो डिप्रेसेंट कहते हैं। और यह जो इम्यूनो डिप्रेसेंट है वो हमारे इम्यून सिस्टम को धीमा करती है, उसको कम करती है, दबाती है, तो हम दूसरे इन्फेक्शन के प्रति भी ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। तो ये भी इसका एक ये हानिकारक पहलू है। इसलिए प्रत्यारोपण का जो मामला है वो बहुत पॉपुलर नहीं है मधुमेह के इलाज में। लेकिन ऐसे रोगियों में जो कि पहले से शुगर के मरीज हैं और उनका किडनी भी डैमेज हो गया है, किडनी का ट्रांसप्लांट उनके लिए आवश्यक हो गया है, उनमें अग्न्याशय का ट्रांसप्लांट लाभकारी हो सकता है। क्योंकि जब वो किडनी का ट्रांसप्लांट करा ही रहे हैं तो किडनी के लिए भी उन्हें इम्यूनोडिप्रेसेंट दवाएं लेनी ही पड़ेंगी। ऐसे में अगर अग्न्याशय का भी वो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो इन दोनों बीमारियों से वो बच जाएंगे और एक ही औषधि यानी एक ही प्रकार के इम्यूनो डिप्रेसेंट से उनका काम चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये जो है आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इसके उपचार, जीवन शैली और खान पान के बारे में देखा। आशा है कि ये आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। इससे संबंधित जो भी क्यूरियासिटीज़ हैं, जो आपके मन में कुछ उत्सुकताएं उठ रही हैं, तो वो आप हमारे ईमेल पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में भी जो है वो कमेंट डाल सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उसका जो है समाधान किया जाए। एक चीज़ और ये है कि यह वीडियो जो है वो केवल जागरूकता के लिए है। कोई भी चीज़ वो अपने डॉक्टर जो इसके एक्सपर्ट हैं, चिकित्सक हैं, उनकी सलाह से ही करें। वो जो है वो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि जो चिकित्सा का स्तर है, खान पान का स्तर है, जीवन शैली का स्तर है, वो व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग सीमा का हो सकता है। तो यह एक जो एक्सपर्ट चिकित्सक है वो ही निर्धारित करेगा। ये जो है इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। हम ज़्यादा जागरूक रहेंगे तो ज़्यादा उसके प्रति सजग रहेंगे और सजग होकर समय से अपना उसके इलाज के प्रति प्रयत्नशील होंगे, उसके हिसाब से सावधानियां बरतेंगे। तो इसके साथ ही जो है आप सभी का धन्यवाद। और इस तरीके के जो ज्ञान है इसको अपने जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का लाभ सबको मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।